देखो बेटा, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, उसका क्या क्वेश्चन पैटर्न रहेगा और क्या क्या सिलेबस है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्लास 11 और 12 नहीं है, दिस इज़ बीकॉम एंड स्पेशली यू आर लर्निंग बीकॉम अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो आपको बहुत ज़्यादा ही अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि CU में मार्क्स स्कोर करना इज़ वेरी टफ। if you are scoring 60 plus, I mean if you are scoring 60% plus, तो बीकॉम में उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट बोला जाता है। अगर आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स आता है बीकॉम में, देन दिस इज़ नोन एज फर्स्ट क्लास फर्स्ट। तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि इसका मतलब बीकॉम में मार्क्स स्कोर करना इज़ लिटिल बिट टफ। तो अब आजकल तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया बेटा, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस टफ आएगा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बेटा मल्टीपल क्वेश्चंस जो आजकल सेट होते हैं वो ऐसा है कि बिना समझे तो आप नहीं लिख पाओगे। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा भी है जहाँ पर वो लोग बहुत सिंपल पैटर्न में रखता है, स्पेशली जो पास कोर्स टाइप ऑफ पेपर्स होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख सकते हो कि 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। इसमें मैनेजमेंट वाला जो पोर्सन है, दिस इज़ योर पास कोर्स पेपर। तो ये इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल यू नीड टू स्कोर कि भाई इतना कर लूँ कि मैं पास हो जाऊँ। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। आपको ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स और स्टैट्स ये जो है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव पैटर्न, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। बिजनेस लॉ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, मैनेजमेंट से भी ऑब्जेक्टिव आएगा, और अकाउंट से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बेटा आप बोलोगे कि भैया मुझे क्या करना है, तुमको करना कुछ नहीं है बेटा, आप ध्यान से मेरा बात को समझो। इकोनॉमिक्स का पूरा अपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस होगा, एक एक चैप्टर आपको थॉरोली समझाया जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर में जो बीकॉम में क्वेश्चंस आ रहा है, लास्ट आज का अभी तक 3 साल हो गया है नया सिलेबस में, आप लोग चौथी बार देने जाओगे, मतलब 4 टाइम्स यू आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम्स अंडर द न्यू सिलेबस। तो लास्ट का जो एग्ज़ाम का पेपर आया दैट वाज टफ, क्वेश्चंस काफ़ी घुमाए हुए थे, तो जिनका नहीं समझा हुआ है उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे बहुत थॉरोली और अच्छा से समझना पड़ेगा। आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि सारे वीडियोस यूट्यूब में सेव हो गए। अभी तक तो आपको मिल भी गया होगा, कुछ वीडियोस आपने देखा भी है कि हाउ आई एम मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न। आपको फेस टू फेस क्लास भी कहीं कहीं मिलेगा, जहाँ मुझे लगेगा कि रिटन नहीं, फेस टू फेस क्लास होना चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ आई विल आस्क यू टू कम ऑन द जूम, और वहाँ पे वी विल कंडक्ट द लाइव क्लासेस। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि दिस इज़ हाउ जो अभी अपने कर रहे हैं, अगर इस पैटर्न में क्लास चले तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ को आप रिवाइंड कर करके बार बार समझ पाओगे, जो आपके लिए बहुत बेटर होगा। जैसे लॉ, अब लॉ जो है बेटा इट्स लिटिल बिट टफ। लॉ के अंदर में क्या होता है कि ना आपको बहुत सारा कानून पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा वो सारे कानून, और बहुत हिलेरियस मूड में बताऊंगा, मतलब इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। लॉ विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, लॉ है, अकाउंट्स है, ये सब का सारा सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। मैनेजमेंट जो रहेगा आपका, ये मैनेजमेंट जो है बेटा, इसमें आपको खाली ध्यान रखना है, ये क्लास 12 में जो आप पढ़े हो वही है। तो मैनेजमेंट मैं एकदम ना के बराबर आपको बताऊंगा, मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, लेकिन वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे मैनेजमेंट के भी, जहाँ पे आपको समझाया जाएगा कि भाई प्लानिंग क्या होता है, उसका फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायरेक्शन, और अगर कोई थ्योरी है तो वो थ्योरी, जैसे कि आप जानते ही हो मैकग्रेगर थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, ठीक है, हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी, तो इस टाइप के कई सारे थ्योरीज आपको समझाए जाएंगे। अब पेपर पैटर्न में जब अपने मूव करते हैं तो लॉ और मैनेजमेंट में आप देख ही रहे हो कि 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस रहेगा एंड 2 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है बेटा। इसमें कुछ लॉ के अंदर में कुछ केस स्टडीज़ भी आते हैं, जहां आपको बोलेगा सपोज़ करो कि ए ने बी से कुछ सामान ख़रीदा और पैसा नहीं दिया, ठीक है, या फिर सपोज़ करो कुछ वादा किया ख़रीदने के लिए और फिर कुछ एडवांस देने के बाद बाकी पैसा नहीं दिया, और बना कर रहा है कि मैं नहीं ख़रीदूँगा, आप मेरा पैसा वापस कीजिए। तो उस केस में क्या होगा, कैसे डील होगा, तो वो सारा चीज़ अपने लोग समझेंगे। अकाउंट्स के अंदर में आप देख सकते हो 5 मार्क्स है, 5 क्वेश्चंस है। तो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन थ्योरी है, तो इसका मतलब आप समझ ही गया होगा कि 10 मार्क्स का थ्योरी है आउट ऑफ 80, ठीक है। बाकी 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 10 मार्क्स का भी है, 15 मार्क्स का भी है। और मैंने आपको जो अकाउंट्स का सिलेबस भेजा, वहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर से 5 मार्क्स आएगा और कौन कौन से चैप्टर से 10 मार्क्स आएगा।
क्वेश्चन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको ध्यान में रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स और स्टैट्स दोनों 40+40 का है। इकोनॉमिक्स का भी पेपर का पैटर्न दिया हुआ है, स्टैट्स का भी दिया हुआ है। स्टैट्स इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, जबकि 4 मार्क्स का है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव आपको मल्टीपल्स रहेगा बेटा। स्टैट्स बोलने का ऑब्जेक्टिव है, आपको एग्ज़ाम में रफ पेपर्स दिए जाएंगे जहाँ पे आपको सॉल्व आउट करना होगा और सॉल्व करके वो सारा चीज़ स्टोर करके रखना होगा, जो कि बाकी आपके टीचर्स भी देखेंगे। तो इसका मतलब आप इन शॉर्ट समझ लीजिए, स्टैट्स इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे आपको लिखना ही है, ठीक है। अब ये तो आपका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न हुआ। अब इसमें जो जो चीज़ आपको समझना है वो समझिए। 100 मार्क्स का 20 मार्क्स तुम बोलेगा भैया सब आप 80 मार्क्स का लिख के दियो, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 20 मार्क्स? तो बेटा बाकी 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर में काइंड ऑफ क्लास टेस्ट, उसमें बस आपको बैठना है। आप ये ध्यान रखिए, अगर आप इंटरनल असेसमेंट में बैठते हो तो 20 में 10 तो कहीं नहीं गया हुआ है, प्लस अगर आप थोड़ा बहुत लिखते हो तो 15+ ईजिली स्कोर हो जाता है, उसका टेंशन नहीं है। 20 में ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का 15 आ जाता है बिना पढ़े बैठे तो भी, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लेकिन ये 80 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें स्कोर करना इज़ वेरी टफ। 30 भी आप स्कोर कर रहे हो तो मतलब यू आर गेटिंग अ गुड मार्क्स। तुम बोलेगा भैया इतना ख़राब है बीकॉम? ख़राब नहीं है बेटा, आने वाले लोग का तो 98 भी आता है, 97 भी आता है। प्रॉब्लम है द वे यू आर राइटिंग, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, द वे यू आर टेकिंग द इंटरेस्ट, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू लुक इनटू, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में मैं आपको बता दिया। पूरा पैटर्न आप कॉपी एक सेपरेट बनाओगे, उसमें लिख के रखोगे। एक कॉपी बनेगा आपका थ्योरी, ठीक है, एक कॉपी बनेगा थ्योरी का, ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर में अपने लॉ और इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक कॉपी बनेगा पर्टिकुलरली फॉर स्टैट्स और एक कॉपी बनेगा आपका पर्टिकुलरली फॉर अकाउंट्स। तुम बोलेगा भैया आप मैनेजमेंट के बारे में नहीं बोला। मैनेजमेंट में कुछ लिखवाने का नहीं है बेटा, प्लानिंग व्लानिंग समझने का है। आप 12 में पढ़े हुए हो, समझे हुए भी हो, तो वो कोई बिग डील नहीं है। मेन चीज़ है इकोनॉमिक्स, लॉ, इसका पेपर थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव में बहुत टफ आता है, और अकाउंट्स, ठीक है। सिलेबस में जब तुम देखने जा रहे हो तो बोल रहा है कि अच्छा एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स और स्टैट्स में आप देख रहे हो 40+40 है, इसमें 15 मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है, इसमें 15 मार्क्स स्कोर करना कंपलसरी है। ये दोनों 15 मार्क्स कंपलसरी है। मान लो कि आपका इकोनॉमिक्स में यू आर गेटिंग 40 में 30, इकोनॉमिक्स में 40 में 30 आ गया, लेकिन स्टैट्स में 10 आया, तो आपको इकोनॉमिक्स और स्टैट्स दोनों का पेपर रिपीट करना होगा। फिर से समझाओ, मतलब 15 मार्क्स आपको 40 में लाना है और 15 मार्क्स इधर 40 में लाना है, ये कंपलसरी है। अगर आप मान लो कि इधर में आप 30 ले आया, इधर 10 लाया, या इधर में आप 10 लाया, इधर 30 लाया, किसी भी दोनों पेपर में 15 के नीचे चला गया, तो ये दोनों पेपर आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल 100 में आपका 35 मार्क्स इज़ द पासिंग मार्क्स। 20 में आपको मिनिमम, तो आप समझ के चलो, बस आप इतना याद रखो कि आपको 35 ओवरऑल 100 में कैसे भी लेके आना है, ठीक है। बेटा अच्छा मार्क्स स्कोर होता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको अलर्ट कर रहा हूँ। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है और क्या चीज़ है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस में जब आप देख रहे हो तो बोलोगे भैया अरे वाह खाली 3 चैप्टर है, डिमांड, प्रोडक्शन, कंपटीशन, तो बहुत छोटा है। बेटा ऐसा नहीं है, डिमांड को इसको पूरा कंप्लीट करने में वी विल टेक अबाउट 10 to 12 वीडियोस, जहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। डिमांड में बहुत सारा चीज़ 12 का भी है, तो अपने लोग 12 का भी कुछ वीडियोस शेयर करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर पूरा नया है, इसमें पूरा नया वीडियोस मिलेगा। डिमांड में भी कई सारा चीज़ आपको नया मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में समझाऊंगा। कॉस्ट आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न में समझाया जाएगा। तो अलग अलग चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा। दो यू हैव डन ऑल दिस चैप्टर इन क्लास 12, बट द वे ऑफ लर्निंग एंड द वे ऑफ टीचिंग बोथ विल बी डिफरेंट फॉर योर बीकॉम एग्जाम्स। जब आप करोगे क्लास, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस फॉर दिस चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 12 एंड नाउ यू आर स्टडिंग इन बीकॉम, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। स्टैट्स में जब अपने जाते हैं तो फंडामेंटल्स में बेटा कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चंस है, जो अपने ग्राफ नहीं जानते हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट एंड ऑल। तो स्टूडेंट्स लोग मेरे को बोलता है कि भैया पाई चार्ट, तो ये सबसे क्या ऑब्जेक्टिव आएगा? बेटा एग्जाम में पाई चार्ट बना के दे देगा और आपको बोलेगा कि यहाँ पे इस डिग्री का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड है। डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस। अब तुम बोलेगा कि भैया ये सब तो मेरा क्लास 11-12 में किया हुआ है। बेटा 11-12 में आप कितने मार्क्स के लिए करता था? एक क्वेश्चन, और यहाँ आप कितने मार्क्स के लिए कर रहे हो? 40। आप समझ रहे हो? इसका मतलब पेपर इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। फर्दर स्टैट्स में आपको कितना क्वेश्चंस मिलेगा? 15 क्वेश्चंस।
तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 12 वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, लॉट ऑफ क्वेश्चन। जैसे मीन्स अकेला आपको 15-20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, मीडियन से 10 क्वेश्चन, मोड से 10 क्वेश्चन, तो मतलब जैसे सेंट्रल टेंडेंसी से आप 40 क्वेश्चन करोगे। तो तुम बोलेगा भैया ये सब का वीडियोस में क्या होगा, वो मेरा टेंशन है बेटा, वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुमको कहीं दिक्कत नहीं होगा, इस बात का 101% गारंटी है। बिजनेस लॉ के अंदर में आप देख सकते हो कि अपने लोग का ऑल टुगेदर 5 चैप्टर्स है। ये पांचों चैप्टर आर वेरी टफ क्या है मतलब ये वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा भी है, कहीं कहीं समझाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स को कितना क्लियर हो रहा है। जब हम अपने चालू करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि दे आर इंटरेस्टिंग। मैनेजमेंट के अंदर में बेटा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डाइटिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये पूरा 12 का है। अगर आपके पास 12 की किताब है तो आप मैनेजमेंट की कोई किताब लेनी ही नहीं है आपको, यू डोंट नीड टू टेक एनी बुक्स। ठीक है, तुम बोलेगा भैया किसी की भी किताब नहीं लेनी है, किसी की भी नहीं लेनी है बेटा। अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैट, सबका ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, और जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा दैट इज़ मोर देन इनफ टू डू, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर हो रहा है मेरा बात, समझ पा रहे हो ना। अकाउंट्स का जब अपने सिलेबस देख रहे हैं तो ये जो 5 है ना बेटा, स्टार्टिंग का जो मैंने ये 4 लिखा है, इसमें से 5 मार्क्स आता है, ये थ्योरी है। ठीक है, दिस अ थ्योरी, दिस इज़ अगेन थ्योरी, 5 + 5 10 मार्क्स का थ्योरी आएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो चैप्टर्स है, ये जो चैप्टर्स है बेटा, इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें ब्रेकअप आएगा, जैसे 2 + 2 + 1, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी रहेगा। प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी का मतलब तुम बोलेगा भैया जैसे आपको बोल देगा कि भाई सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये इस साल रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। तो बेटा अपने तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं उसको, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो वो तो इसी साल का है, ड्यू तो हो गया, और अपने अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन करते हैं, तो अपने को तो उसको रिकॉर्ड करना होगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सब मैं आपको समझाऊंगा। इन्वेंट्री इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर, एडजस्टमेंट एंट्री इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल बेस्ड थियोरेटिकल चैप्टर, दिस इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड, दिस इज़ प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी चैप्टर। अब तुम बोलेगा भैया 5 और 10 क्यों लिखे हो बेटा, कभी कभी रिजर्व एंड प्रोविजन से अकेला 10 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन दे देता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल है इसमें। इसका ये मतलब आप समझ के चलो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। अगर मैं पी लिख दूं, जैसे ये पी है प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, बाकी ये ऊपर वाला थ्योरी है, बाकी नीचे का सब प्रैक्टिकल है। आपको बता ही दिया डेप्रिसिएशन से 10 मार्क्स आएगा, रेक्टिफिकेशन से 5 मार्क्स आएगा, दिस इज़ कंपलसरी, आता ही है, इससे भी कंपलसरी। फाइनल एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बेटा ये मत समझना जो डेप्रिसिएशन रेक्टिफिकेशन आप किए हुए वही है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड विल बी वेरी मच हायर। सिंगल एंट्री एंड एंटीओ इज ऑल्सो देयर, अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल रिमेन वेरी हाई। ठीक है, दिस इज़ नॉट लाइक योर क्लास 12 क्वेश्चन, जैसे सिंगल एंट्री के अंदर में अपने 12 में नहीं करते थे, 11 में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग लेस ओपनिंग कैपिटल वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंगल एंट्री का एक सम देगा, बोलेगा डबल एंट्री में कन्वर्ट करो। ठीक है ना, तो आप जो पढ़े हुए हो वैसा ही है, वो आपका बेस है, बस उसको आप पूरा प्रीमाइस खड़ा करना है, आपको बड़ा बिल्डिंग खड़ा करना है उसके ऊपर जो आप सीख रखे हो। इसको देखो मैंने अलग से दिखाया है क्योंकि ये पूरा चारों चैप्टर आपके लिए नया है, कंसाइनमेंट, अप्रूवल, सेल्फ बैलेंसिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कंसाइनमेंट चैप्टर। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर स्टार्टिंग विद कंसाइनमेंट चैप्टर। अब मेरे साथ साथ बेटा ये सब तुम बचपन में तो अब मतलब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको एक एक चीज़ थॉरोली बताया जाए, आप खाली इतना ध्यान रखिएगा कि जो भैया लिख रहे एवरीथिंग यू नीड टू राइट, टेक द 2 कलर, वन इज़ ब्लैक एंड अनदर वन इज़ रेड, वेर एवर यू थिंक कि ये हाईलाइट करना है तो यू डू द हाईलाइट फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, अब तुम बोलेगा भैया कंसाइनमेंट चैप्टर से आप चालू कर रहे हो जिससे कितना मार्क्स आएगा, 10 मार्क्स, तो बेटा इससे 10 मार्क्स एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। मैं बताते बताते यहाँ छोड़ दिया, जैसे फाइनल अकाउंट कंपलसरी है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दोनों में चॉइस आने का चांस है आपकी बार, कंसाइनमेंट कंपलसरी है, सेल्फ इन दोनों में चॉइस आता है, इंश्योरेंस क्लेम कंपलसरी है। ठीक है, जो कंपलसरी चैप्टर है ये सब थोड़ा अच्छा से ध्यान रखना, ये सब आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द कंसाइनमेंट चैप्टर। अब तुम बोलेगा भैया कंसाइनमेंट होता क्या है ये बताइए। बेटा नॉर्मली अगर आप डिक्शनरी में खोजोगे ना या गूगल मारोगे, कंसाइनमेंट का नॉर्मल मीनिंग होता है सामान। अब तुम बोलेगा भैया मेरे को थोड़ा ठीक से समझना है, तो बेटा चलो अच्छा से समझते हैं कंसाइनमेंट होता क्या है। एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है, ये जो बंदा है ये वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। तो ये बंगाल में अपना सामान उमान बेच रहा है। मिस्टर ए मालिक है
कुछ सामान वामान बेचता है, तो ये बंगाल में अपना बिजनेस कर रहा है, तो इसका सामान अच्छा ही बिक रहा है। ये देख रहा है कि बहुत सारा व्यापारी दूसरे स्टेट का बंगाल में आते हैं और मेरा सामान खरीद के जाते हैं, तो वो सोच रहा है क्यों ना मैं ही दूसरे स्टेट में अपना सामान को बेचना चालू करूँ। मिस्टर ए जो वेस्ट बंगाल में है, ये वेस्ट बंगाल में तो माल बेच रहा है, लेकिन ये सोच रहा है कि दूसरा व्यापारी दूसरे स्टेट से आते हैं और मेरा सामान खरीदते हैं, तो क्यों ना मैं ही चालू करूँ दूसरे स्टेट में अपना सामान वामान बेचना। अब ये सोच रहा है कि मैं अकेला दूसरे स्टेट में मैं अपना बिज़नेस को कैसे फैलाऊँ, तो वो सोचा कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया, एक आदमी को कांटेक्ट में किया, एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था मिस्टर बी, और ये बंदा मुंबई का रहने वाला है, ठीक है। तो मिस्टर ए कौन था, ध्यान रखना, मालिक, ओनर। तो उसने एक आदमी को पकड़ा मिस्टर बी को मुंबई में। वो बी को बोला कि भाई मैं तुमको अपना सामान दूंगा, तुम मेरा सामान मुंबई में बेचना। मिस्टर ए मिस्टर बी को बोला कि मैं आपको अपना सामान पहुंचाऊंगा, भेजूंगा, और आप क्या करिएगा, मुंबई में मेरा सामान को बेचिए। तुम बोलेगा भैया मिस्टर बी क्यों बेचेगा, तो बेटा मिस्टर बी जैसे बहुत सारे आदमी इंडिया में है जो दूसरों का सामान लेते हैं और बेचते हैं और कमीशन का पैसा अपने पास रखते हैं। तुम बोलेगा जैसे मान लो मैंने आपका सामान बिकवाया, आपका सामान बिकवाया 1 लाख रुपया आपका सेल्स का अमाउंट है, तो 1 लाख का 5%, 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपया मैं रख लिया और बाकी आपको 95,000 दे दिया। तो तुम बोलेगा भैया ऐसे तो आप चोरी कर लोगे, पूरा 1 लाख रुपया रख लोगे। तो बेटा अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई बिज़नेस नहीं होगा। तो अपने ये सब बात नहीं करेंगे कि भाई पैसा नहीं देगा, नहीं लौटाएगा, वो सब बात नहीं। वट एवर वी आर टॉकिंग वी विल टॉक प्रैक्टिकल, कि जो चीज़ पॉसिबल है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को अपॉइंट किया। मिस्टर बी जैसा आदमी लोग क्या करता है, दूसरों का सामान लेता है, बेचता है, अपना कमीशन का पैसा काट के बाकी पैसा मालिक को दे देता है। क्लियर हो गया। तो तुम बोलेगा भैया एक सेकेंड, आप यही बोल रहे हो मिस्टर ए अपना सामान देगा मिस्टर बी को, मिस्टर बी मुंबई में उसका सामान को बेचेगा। एकदम सही समझे हो। तो इस केस में मिस्टर बी को अपने लोग बोलेंगे एजेंट। क्या बोलेंगे अपने लोग, एजेंट। क्लियर हो गया बात। यानी मिस्टर बी इज़ वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर ए इज़ द ओनर, यानी प्रिंसिपल है ये। कौन है ये, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब वो तुम्हारा स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं भाई, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे हो गया मालिक। ये मालिक है और ये एजेंट है। क्लियर हो गया। ये अपना सामान इसको देगा और ये बेचेगा। बेटा मिस्टर बी खाली मिस्टर ए का ही सामान नहीं बेचता है, मिस्टर बी बहुत सारा आदमी लोग है जिसका सामान लेता है, बेचता है, कमीशन रखता है, बाकी पैसा रिटर्न कर देता है। क्लियर है, ये मिस्टर बी का काम ही है। तो मिस्टर बी क्या कर रखा है, अब ऐसा तो नहीं है कि तुम सामान इसको दिया और ये तुरंत बेच देगा। तो मिस्टर बी क्या कर रखा है, एक गोडाउन भी ले रखा है। क्लियर है, वो एक गोडाउन ले रखा है जिसमें वो सामान को रखता है और फिर धीरे धीरे बेचता है। और मिस्टर बी सामान को बेचने के लिए कुछ सेल्समैन लोग को रख रखा है, जो कि सेल्समैन लोग इसका सामान को बेचता है मुंबई के अंदर में। क्लियर हो गया। मिस्टर ए मालिक है, वो मिस्टर बी को सामान भी देता है, मिस्टर बी उसको गोडाउन में रखता है और फिर धीरे धीरे सेल्समैन के थ्रू उसका सामान को बिकवाता है। जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा काट के कमीशन का बाकी पैसा मिस्टर ए को दे देता है। तो तुम बोलेगा ठीक है भैया यहाँ तक तो स्टोरी समझ गए, बट व्हाट इज़ दिस कंसाइनमेंट। अब इसको समझते हैं पूरा अच्छा से। सामान कैसे जाता है और कैसे बिकता है उसको समझो। वेस्ट बंगाल है, मिस्टर ए सबसे पहले वेस्ट बंगाल से अपना सामान को लेके जाता है और वेस्ट बंगाल का डॉक, वेस्ट बंगाल का डॉक, DOCK, डॉक मतलब हिंदी में बंदरगाह, अपने एग्जाम्पल में ले रहे हैं डॉक यानी बंदरगाह, जहाँ से जहाज़ में सामान लोड होता है, वहाँ पे अपना सामान को ले जाता है और अपना सामान को लोड करता है। यहाँ पे भिजवाने के लिए बंदरगाह में जाता है, वहाँ पे सामान को लोड कराता है। तो जब वो अपने सामान को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है तो क्या क्या खर्चा आएगा, थोड़ा बात करते हैं। कैरेज का खर्चा आएगा, यस और नो। तो बोलेगा हाँ भैया सही बात है, कैरेज का खर्चा तो आना ही है। कैरेज मतलब यहाँ से वहाँ तक सामान ले जाने का। लोडिंग का खर्चा आएगा, बिल्कुल आएगा। फ्रेट का खर्चा आएगा, बिल्कुल आएगा, जहाज़ का फ्रेट का। और इंश्योरेंस भी करवाएगा। हाँ भाई ये भी अपने पड़े हुए हैं, जो मालिक है वही इंश्योरेंस करवाएगा। यानी सामान का इंश्योरेंस कौन करवाएगा, मिस्टर ए, क्योंकि वो मालिक है। और गोडाउन का इंश्योरेंस कौन कराएगा, मिस्टर बी, क्योंकि वो गोडाउन का मालिक है। क्लियर है ना, समझ गया यहाँ तक। तो बंदरगाह में मिस्टर ए सामान ले जाके लोड किया,
कहाँ पे? जहाज़ में। अब यहाँ से सामान पहुँच रहा है इधर। तुम बोलेगा भैया ये क्या है, मिस्टर बी कहाँ का है? मुंबई का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुंबई का डॉक है। क्या है ये? मुंबई का डॉक। क्लियर हो गया बात? मुंबई का डॉक में आपका सामान पहुंच रहा है। क्लियर हो गया बात? मिस्टर बी जाएगा, मुंबई से सामान को अनलोड करके लेके आएगा। क्लियर हो गया बात? मिस्टर बी जाएगा, मुंबई का डॉक से सामान को अनलोड करेगा, बंदरगाह से सामान को अनलोड करेगा, गोडाउन में लेके आएगा। करेक्ट? अब माल को जब यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा है तो क्या क्या खर्चा लग सकता है, थोड़ा बात करते हैं अपने लोग। अनलोडिंग चार्जेस, माल को उतारने का खर्चा, ठीक है। डॉक में बहुत सारा फॉर्मेलिटी होता है, तो वो सारा फॉर्मेलिटी को क्लियर करने के लिए क्लियरेंस चार्जेस, ठीक है। फिर यहाँ से सामान को यहाँ तक लेके जाएगा तो कैरेज या कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग, ये सब का खर्चा। क्लियर है? रास्ते में हो सकता है टोल टैक्स पड़ जाए तो टोल टैक्स का खर्चा, ये सब खर्चा देगा। माल को उतारने का खर्चा देगा, सब देगा। फिर माल को लेके आएगा कहाँ पे? गोडाउन में। अब बेटा ये सोचो कि गोडाउन में क्या खर्चा लग सकता है। अगर आपने ध्यान से सोचे तो गोडाउन में तो गोडाउन का भाड़ा, अगर गोडाउन मालिक का खुद का नहीं है, यानी इस मिस्टर बी का खुद का नहीं है, तो गोडाउन का भाड़ा, गोडाउन का इंश्योरेंस, ठीक है ना, ये सारा खर्चा देगा। फिर यहाँ पे जब माल आ जाएगा तो यहाँ से माल को क्या करेगा? सेल करेगा। अब जब सेल करेगा तो और भी खर्चा लग सकता है। तुम बोलेगा अच्छा क्या खर्चा लगेगा? अगर सेल्समैन को अपॉइंट कर रखा है तो सेल्समैन का सैलरी, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब लग सकता है कि नहीं लग सकता है? सेलिंग का कोई कमीशन है तो सेलिंग का कमीशन, जो सेल्समैन है उन लोग को कमीशन देता होगा मिस्टर बी, तो ये सब खर्चा लगेगा। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? पूरा सिस्टम समझ में आया, हाउ द सिस्टम विल वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर ए बंगाल का डॉक में लेके जाएगा, वहाँ लोडिंग, कैरेज, फ्रेट, ये सब का भाड़ा देके उसको माल को यहाँ से यहाँ लेके आएगा। मिस्टर बी जाके माल उतारेगा, गोडाउन में लाएगा और गोडाउन में बेचेगा। मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्या क्या खर्चा लग सकता है। अब आपको क्या क्या समझना है वो समझो। सबसे पहला मैं आपको बोलता हूँ नुकसान होने का जगह कहाँ है। जब माल यहाँ से यहाँ लोड हुआ, यहाँ से मुंबई जा रहा है, तो एक तो नुकसान यहाँ हो सकता है कि रास्ते में यहाँ से यहाँ तक रास्ते में जाते जाते नुकसान हो जाए। तुम बोलेगा मतलब नुकसान हो जाए मतलब रास्ते में आपका सामान, गाड़ी पलट गया, जहाज़ पलट गया, आग लग गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे? एक एबनॉर्मल लॉस। दूसरा एबनॉर्मल लॉस, जब मुंबई से मिस्टर बी माल उतारा और उसको गोडाउन ले जा रहा है तो यहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। तो एक नुकसान यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको भी अपने क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। और भी नुकसान हो सकता है, बिल्कुल। गोडाउन में माल रखा है, गोडाउन में आग लग गया, पानी भर गया, कुछ भी हो सकता है, तो एक नुकसान यहाँ पर भी हो सकता है। तो तुम बोलेगा भैया क्या खास है तीनों नुकसान में? बेटा ये वाला जो नुकसान है ना, इसको अपने बोलेंगे लॉस इन ट्रांजिट। क्या बोलोगे आप इसको? लॉस इन ट्रांजिट। ये क्या हो गया? लॉस इन गोडाउन। और ये हो गया लॉस इन ट्रांजिट टू गोडाउन। इसको क्या बोलोगे आप? लॉस इन ट्रांजिट टू गोडाउन। गोडाउन जाते वक्त नुकसान हुआ। अब तुम बोलेगा भैया खास बात बताइए। खास बात ये है बेटा, आपको बहुत अच्छा से समझना होगा। अगर यहाँ नुकसान होता है, अगर यहाँ नुकसान होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए का अगर यहाँ नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब कि मिस्टर ए का जो भी खर्चा लगा है वो लग चुका है, लेकिन मिस्टर बी का कोई भी खर्चा नहीं लगा, क्योंकि ये सामान अभी मिस्टर बी के पास नहीं पहुँचा, उसके पहले ही नुकसान हो गया। तो मैं इधर में एक छोटा सा इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। बिफोर गुड्स अराइव्ड टू मिस्टर बी के पास पहुंचने के पहले नुकसान हो गया। इसका मतलब अगर लॉस इन ट्रांजिट बोलेगा
तो इसका मतलब इस पे तुम लोग खुद लिख लेना, अगर लॉस इन ट्रांजिट बोलेगा इसका मतलब इसमें मिस्टर ए यानी मालिक का खर्चा लग गया, लेकिन मिस्टर बी एजेंट का खर्चा अभी तक इस गुड्स पे नहीं लगा, क्योंकि गुड्स पहुंचा ही नहीं था। यहाँ पहुंचेगा उतारेगा तब तो ये सब खर्चा लगेगा। क्लियर हो गया ना बात? तो यहाँ नुकसान होने का मतलब मिस्टर बी का कोई खर्चा नहीं लगा, लेकिन ये वाला नुकसान और ये नुकसान जो हो रहा है ये मिस्टर बी के पास जब सामान पहुँच गया उसके बाद नुकसान हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों नुकसान में ये सारे खर्चे लग चुके हैं। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा, कुछ बोलना क्या बेटा, यू कैन सी आफ्टर गुड्स अराइव टू बी, मतलब बी के पास जब माल पहुँच गया उसके बाद यहाँ पे बी का खर्चा ऑलरेडी लग चुका है। तो मैं यहाँ पे खाली इतना लिख दे रहा हूँ, बीज एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड, बी का खर्चा ऑलरेडी इसमें लग चुका है। क्लियर है? एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड। अब तुम बोलेगा भैया एक चीज़ बताइए, मिस्टर ए का तो एक ही खर्चा लग रहा है, लेकिन मिस्टर बी का आपने खर्चा दो में क्लासीफाई किया है। एक माल उतारने के बाद गोडाउन तक पहुंचने का, यानी अनलोडिंग, क्लियरेंस, कैरेज, कन्वेंस, टोल टैक्स, यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा खर्चा आपने दिया गोडाउन में पहुंचने के बाद का, जैसे गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग कमीशन। तो बेटा तुम एकदम सही पकड़े हो, मुंबई डॉक से यहाँ तक गोडाउन पहुँचने तक एक खर्चा लग रहा है और एक खर्चा लग रहा है गोडाउन पहुँचने के बाद। तो ये जो मिस्टर बी का खर्चा है जो गोडाउन पहुँचने के पहले लगा, यानी ये सारा, इसको अपने बोलते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तुम बोलेगा भैया मतलब एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर बी बिफोर द गुड्स रीच गोडाउन, गोडाउन पहुंचने के पहले जो खर्चा लगता है उसको आप बोलोगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। और ये सब जो खर्चा आप देख रहे हो ना गोडाउन पहुंचने के बाद जो लग रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो खर्चा लग रहा है, इस खर्चे को आप बोलोगे रेकरिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंस ऑफ बी आफ्टर द गुड्स अराइव्ड टू गोडाउन, गोडाउन पहुंचने के बाद का खर्चा। क्लियर हो गया बात? समझ गया एकदम अच्छा से? तो बेटा यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जो मालिक है इस मालिक को अपने एक नाम देंगे और उस नाम को अपने बोलेंगे कंसाइनर। क्या बोलोगे आप? कंसाइनर, जिसको अपने ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सम्स में बार बार इतना बड़ा नाम तो नहीं लिखेंगे, कंसाइनर। और मिस्टर बी यानी एजेंट को अपने एक नया नाम देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कंसाइनी, और इसको अपने ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया बात? CEE समझ गया? तो कंसाइनर कौन है? जो मालिक है, और कंसाइनी कौन है? जो उसके बदले माल को बेचेगा। और ये जो पूरा सिस्टम है, दिस होल सिस्टम इज़ नोन एज कंसाइनमेंट। ये पूरा सिस्टम को आप क्या बोलोगे? कंसाइनमेंट। क्लियर हो गया? समझ गया आप एकदम बढ़िया से पूरा? अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा नुकसान कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन सा ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट का मतलब क्या है, लॉस इन ट्रांजिट टू गोडाउन का मतलब क्या है, लॉस इन गोडाउन का मतलब क्या है, हु इज़ कंसाइनर, हु इज़ कंसाइनी, तो ये सब अब आपको समझ में आ रहा है। मतलब कंसाइनर हो गया मालिक जो कंसाइनी को सामान देता है और कंसाइनी उसके बदले सामान को बेचता है। कंसाइनी को जो पैसा मिलेगा बेचने के बाद, कंसाइनी उसमें अपना कमीशन का पैसा काट के बाकी पैसा कंसाइनर को दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनर कंसाइनी को पहले ही बोल दे कि भाई तुम्हारे पास मेरा बहुत पैसा आएगा तो तुम मुझे कुछ बिल रिसीवेबल पहले से दे दो। तो दिस टाइप ऑफ चीज़ या दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में अराइज, जो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको नहीं लिख पा रहा हूँ, धीरे धीरे अपने इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। तुम बोलेगा भैया करना क्या है? बेटा आपको एग्ज़ाम में दो चीज़ पूछ सकता है। आपको या तो एग्ज़ाम में बोलेगा कि इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाइए, या फिर बोलेगा कंसाइनी अकाउंट बना के दिखाइए कंसाइनर के बुक में, ताकि अगर सपोज़ करो
कि मैं तुम्हारा सामान को यहाँ पे बेच रहा हूँ, तो तुम मेरा अकाउंट खोलोगे ना अपने बुक्स में कि विकास भैया को कितना सामान दिए, कितना बेचे विकास भैया, कितना पैसा दे दिए, विकास भैया से कितना पैसा लेना बाकी है। क्लियर हो गया। थर्ड, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। और भी बहुत सारा खुलता है, लेकिन बीकॉम में इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा, तो ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगा मैं आपको। और वैसे ही कंसाइनी के बुक्स में भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लेकिन कंसाइनी के बुक में आपको बोलेगा कि कंसाइनर का अकाउंट बना के दिखाइए, या फिर आपको बोलेगा कि भाई कमीशन का अकाउंट खोल के दिखाइए। तो अपने लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आप ये वाला वीडियो को वापस से अच्छा से देखो। अपने जो समझे हैं इसको पहले अपने जर्नल्स में देखेंगे। जब अपने पूरा जर्नल समझ जाएंगे तो उसके बाद अपने ये लेज़र को बनाना सीखेंगे कि ये लेज़र अकाउंट कैसे आता है। अब तुम्हारे दिमाग में एग्ज़ाम में क्या आएगा, लेज़र्स, और कुछ नहीं आता, ठीक है। क्लियर हुआ। ये दिस इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट द कंसाइनमेंट। अब एक चीज़ और आपको समझना है कि मैं आपको जो वीडियो शेयर करूँगा, आपको ये ध्यान रखना है कि देखो हाफ़ एन आवर से ज़्यादा का कोई भी वीडियो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इतना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं रहता है। तो ज़्यादा स्टोर करने से यूट्यूब में अपलोड भी नहीं हो पाता है। और मेरे तो इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं, सीए के 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 11 का, 12 का, ISC का, CBSE का, तो ऐसे इतने सारे वीडियोस बन जाते हैं। तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू सेव द लॉन्ग वीडियोस, लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस। तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। आप ये मान के चलो कि आपके जो 1 घंटे के क्लास होते हैं, वीक में 3 क्लास होता है तो उस हिसाब से आपको सारे वीडियोस मिलेंगे पूरा मंथली बेसिस पे, ठीक है। फीस का जो है उसके लिए मैं आपको अलग से पर्सनली आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। बहुत जन तुम लोग में से फ़ीस स्ट्रक्चर मेरे से बात करके समझ भी लियो कि भैया क्या फ़ीस है, कैसे क्या है। दैट फीस विल रिमेन द सेम, बट रिमेंबर द फीस स्ट्रक्चर है दैट, वो फीस स्ट्रक्चर अपने लोग का ओल्ड स्टूडेंट्स का अलग रहेगा, एंड फॉर द न्यू स्टूडेंट्स दे हैव टू टॉक ओवर मी, टॉक टू मी। वो लोग पहले मेरे से बात करेगा कि भाई दे हैव टू टॉक टू मी कि भैया क्या है सिस्टम, उसके बाद ही मैं आप लोग को वीडियोस अलाउ करता रहूँगा। अभी तो मैं आपको वीडियोस अलाउ कर रहा हूँ, 4 to 5 वीडियोस आप आराम से देखो, समझो, करो। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कैसे कैसे हाउ यू हैव टू क्लियर योर फीस। पहला बात यह है कि फ़ीस आपको एक बार में लमसम में नहीं क्लियर करना है, आप फ़ीस इंस्टॉलमेंट में क्लियर कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आप, मैं, एवरीवन इज़ सफरिंग, दो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, चाहे मेंटली चाहे नॉन मेंटली, कैसे भी, बट वी हैव टू टेक केयर एंड वी हैव टू रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग। आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गो आउट ऑफ योर हाउस। बेटा 50,000 केसेस आ रहे पर डे, एंड दिस इज़ समथिंग रियली विच इज़ वेरी सीरियस। तो आप ये मत समझिएगा कि ये ट्यूशन सेंटर या वो ट्यूशन सेंटर में फ़ेस टू फेस क्लास